किसी भी चुनावी क्षेत्र को अगर सच में समझना है तो सिर्फ वोटों की गिनती से काम नहीं चलता। हमें देखना पड़ता है कि वहां का राजनीतिक ताना-बाना कैसा है, आर्थिक दबाव क्या है और सबसे जरूरी वहां के लोगों की उम्मीदें क्या हैं। तो आज हम नोएडा के इसी राजनीतिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ एक शहर का विश्लेषण नहीं है, नहीं, ये इस बात की पड़ताल है कि भारत के जो नए शहरी केंद्र बन रहे हैं वहां सत्ता का पूरा खेल, उसका समीकरण कैसे बनता और कैसे बिगड़ता है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति की धुरी है और इस धुरी के अंदर नोएडा एक बहुत ही खास जगह रखता है। सोचिए, ये एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां की जमीन तो ग्रामीण है लेकिन लोगों की आकांक्षाएं 100% शहरी हैं। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और एक ऐसा वोटर है जो विकास तो चाहता है पर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की अपनी अलग चुनौतियां हैं। बस इन्हीं चुनौतियों और आकांक्षाओं के बीच ही यहाँ की राजनीति की असली कहानी छिपी हुई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 70.66%। ये आंकड़ा है 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का। अब देखिए, चुनावी विश्लेषण की दुनिया में ये सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं है, नहीं, ये एक राजनीतिक दबदबे का, एक वर्चस्व का सीधा सीधा संकेत है। एक ऐसा आंकड़ा जो चीख चीख कर कह रहा है कि मुकाबला एक तरफा था। तो सवाल ये नहीं है कि जीत कैसे हुई, असली सवाल तो ये है कि जीत का मार्जिन इतना बड़ा कैसे हो गया। इस एक नंबर के पीछे आखिर कौन सी राजनीतिक इंजीनियरिंग काम कर रही है। अच्छा, इस पूरी इंजीनियरिंग को समझने के लिए हम अपनी बात को इन 6 हिस्सों में बांटेंगे। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर इंजीनियरिंग वी विल डिवाइड आवर डिस्कशन इनटू दीज 6 पार्ट्स। सबसे पहले हम नोएडा को एक राजनीतिक किले के तौर पर देखेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम जमीनी हकीकत और लोगों की शिकायतों पर नजर डालेंगे, जिसे हम कह रहे हैं फुटपाथ की दरारें। फिर एक चैलेंजर की क्या रणनीति हो सकती है उस पर बात करेंगे, एक राजनीतिक वापसी की इंजीनियरिंग को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सवाल पर आएंगे कि वोट से परे असली शासन का मतलब क्या होता है। तो पहला हिस्सा, नोएडा एक राजनीतिक किला। देखिए, जब कोई भी पार्टी किसी एक सीट पर बार बार और वो भी इतने बड़े अंतर से जीतती है तो वो सीट एक किले में बदल जाती है। और ये किला सिर्फ भावनात्मक नारों से नहीं बनता, नहीं, इसकी नींव में होती है संगठन की ताकत, सामाजिक समीकरणों की समझ और एक ऐसा मजबूत नैरेटिव जो वोटरों के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ बांध कर रखता है। अब जरा इस किले की मजबूती को आंकड़ों की नजर से देखते हैं, क्योंकि राजनीति में राय तो सबकी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन आंकड़े वो एक साफ तस्वीर सामने रख देते हैं। पिछले 1 दशक का जो चुनावी डेटा है वो हमें इस किले के बनने की पूरी कहानी बताता है। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। 2022 में सत्ताधारी बीजेपी को 70% से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सिर्फ 18% पर सिमट गई। जीत का अंतर कितना था? 1,81,513 वोट। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये दिखाता है कि वोटरों का एक बहुत बड़ा तबका बहुत मजबूती से एक ही तरफ खड़ा था, और इस तरह का ध्रुवीकरण किसी भी चैलेंजर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। और जानते हैं, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 2012 में जब ये सीट बनी थी तब जीत का अंतर करीब 27,000 था, ठीक है। 2017 में ये बढ़कर 1 लाख के पार चला गया और 2022 में तो ये लगभग दोगुना होकर 1,81,000 पर पहुंच गया। ये एक सीधी लकीर में बढ़ती हुई बढ़त है। ये ट्रेंड साफ बताता है कि सत्ताधारी पार्टी की पकड़ समय के साथ कमजोर नहीं हुई बल्कि और ज्यादा मजबूत होती चली गई। इस मजबूती के पीछे एक बड़ा कारण है नोएडा का सामाजिक गणित। यहाँ की कुल आबादी में करीब 13% अनुसूचित जाति और 13% मुस्लिम वोटर हैं। ये दोनों समुदाय पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें मिला भी दें तो ये कुल आबादी का सिर्फ 26% बनते हैं। बाकी के जो 74% हैं उनमें सवर्ण जातियां, व्यापारी और नौकरी पेशा तबका आता है, जहां बीजेपी की पकड़ पारंपरिक रूप से हमेशा मजबूत रही है और शहरीकरण ने इन सामाजिक समीकरणों को और भी पेचीदा बना दिया है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, हर मजबूत किले की दीवारों में कुछ दरारें तो होती ही हैं। नोएडा के मामले में ये दरारें विकास के उस चमकदार चेहरे के ठीक नीचे छिपी हैं। ये दरारें हैं आम नागरिक की शिकायतें,
उसकी रोजमर्रा की परेशानियां, जो अक्सर चुनावी शोर शराबे में कहीं दब जाती हैं। लेकिन यही वो मुद्दे हैं जो जमीन पर धीरे धीरे असंतोष पैदा करते हैं। तो लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है? एक शब्द में कहें तो विकास में जवाबदेही। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग सिर्फ नई सड़कें या नए फ्लाईओवर नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि जो काम हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, और अगर काम खराब होता है तो किसी की जिम्मेदारी तय की जाए। ये एक परिपक्व शहरी वोटर की पहचान है, जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम की क्वालिटी पर वोट देना चाहता है। और यहीं पर एक जिम्मेदार और सूचित नागरिक सम्राट की भूमिका आती है। संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, और इसमें यह भी शामिल है कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कर सकें। और ये शिकायतें सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। डनकौर गांव में गड्ढों वाली सड़क को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, वो इसका एक छोटा सा उदाहरण है। जरा सी बारिश में शहर का पानी में डूब जाना, घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहना और सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं, ये वो जमीनी हकीकतें हैं जिनसे नोएडा का आम नागरिक हर रोज जूझता है। और यही वो दरारें हैं जिन्हें कोई भी चैलेंजर अपने लिए एक अवसर में बदल सकता है। और यहीं से सवाल उठता है चैलेंजर के प्लेबुक का। जब सामने एक इतना मजबूत किला खड़ा हो, तो क्या कोई विपक्षी दल सिर्फ अपनी परंपरागत राजनीति से उसे भेज सकता है? शायद नहीं। या फिर उसे एक डेटा ड्रिवन, एक वैज्ञानिक रणनीति की जरूरत है। क्या आंकड़ों और जमीनी हकीकत को जोड़कर कोई ऐसी रणनीति बन सकती है जो इस वर्चस्व को सच में चुनौती दे सके? चुनौती देने से भी पहले दोनों पक्षों की संगठनात्मक ताकत को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ सत्ताधारी दल का संगठन एक मशीन की तरह काम कर रहा है। बूथ के स्तर तक उनके कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं और एक मजबूत नेतृत्व है। दूसरी तरफ चैलेंजर पार्टी का संगठन जमीन पर काफी कमजोर है। कोई बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं है और पार्टी के अंदर भी गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा असंतुलन है। संगठन के बिना वोटरों के असंतोष को वोटों में बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसी असंतुलन को देखते हुए एक राजनीतिक वापसी के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक पूरी इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, एक मेथडिकल स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट जो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाए बल्कि उनका समाधान भी दे। एक ऐसी रणनीति जो जमीनी हकीकत और डेटा दोनों पर टिकी हो। किसी भी अच्छी रणनीति का पहला कदम होता है स्वॉट एनालिसिस, यानी अपनी ताकत स्ट्रेंथ्स, अपनी कमजोरी वीकनेसेस, सामने मौजूद अवसर अपॉर्चुनिटीज और खतरों को ठीक से पहचानना। चैलेंजर की ताकत क्या है कि वो उत्तर प्रदेश में एक स्थापित ब्रांड है। कमजोरी नोएडा में संगठन का न होना। अवसर लोगों की शिकायतें और शहरी असंतोष। और खतरा सत्ताधारी दल का मजबूत नैरेटिव और उनके संसाधन। एक अच्छी रणनीति इन्हीं चारों चीजों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। इसी स्वॉट विश्लेषण के आधार पर एक 90 दिन का एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। इसके 4 बड़े चरण हैं। पहला, बूथ स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना, हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता तैयार करना। दूसरा, छोटे दलों के साथ गठबंधन करना और उन जातियों तक पहुंचना जो अब तक दूर रही हैं। तीसरा, एक मीडिया वॉर रूम बनाना जो सरकार की नाकामियों को सही तरीके से जनता तक पहुंचाए। और चौथा और सबसे जरूरी, हर हफ्ते अपने काम को ट्रैक करना और जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव करना। इस पूरी रणनीति की जो नींव है वो चतुर्मुख सिद्धांत पर टिकी है। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, विकास का एक वैकल्पिक नैरेटिव देना। दूसरा, सामाजिक न्याय को अपने एजेंडे के बिल्कुल केंद्र में रखना। तीसरा, संगठन को जमीन पर मजबूत करना। और चौथा, एक व्यापक एक बड़ा गठबंधन बनाना। जब ये चारों स्तंभ एक साथ काम करते हैं तभी एक मजबूत चुनौती पेश की जा सकती है। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि ये सारी रणनीतियां, ये सारे आंकड़े, ये पूरी चुनावी इंजीनियरिंग, इन सब का आखिरी लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीत लेना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है शासन को बेहतर बनाना ताकि आम नागरिक की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। सिफोलॉजी यानी कि चुनाव विज्ञान इसी काम में हमारी मदद करता है। ये सिर्फ हार जीत का अनुमान लगाने का विज्ञान नहीं है, ये इस बात को समझने का विज्ञान है कि वोटर क्या सोचता है, उसकी असल जरूरतें क्या हैं और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। डेटा ड्रिवन राजनीति का मतलब ही ये है कि हम अटकलों के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर लोगों की सेवा करने की कोशिश करें। और ये करते हुए हमें संवैधानिक मूल्यों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर नागरिक की गरिमा और सूचना के आधार पर अपनी राय बनाने का उसका अधिकार।
भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत भी लोगों की निजी जानकारी और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है, जो एक पारदर्शी शासन की नींव है। क्योंकि असली जीत आंकड़ों में नहीं होती, असली जीत तब होती है जब डंक और गांव की वो खराब सड़क ठीक हो जाती है। असली जीत तब होती है जब लोगों को घंटों के ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलती है। असली जीत है एक ऐसी उत्तरदायी शासन व्यवस्था को बनाना जो हर एक नागरिक के आवाज को सुने और उसकी समस्याओं का समाधान करे। चुनाव इस व्यवस्था को बनाने का सिर्फ एक जरिया है, अपने आप में मंजिल नहीं। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या डेटा और टेक्नोलॉजी पर आधारित एक पारदर्शी ब्लूप्रिंट जो सीधे तौर पर लोगों की समस्याओं को संबोधित करता हो, वो नागरिकों और नेताओं के बीच भरोसे के उस टूटे हुए पुल को दोबारा बना सकता है? शायद भारत की राजनीति का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 104 102 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।